Hi guys, I welcome you all to Insight SSB YouTube channel. Just giving a brief introduction about myself. I'm Tanika Sharma and I've secured All India rank 9 in UPSC CDS and I will be joining OTA very soon. And as promised कि मैं आपकी revision में help करूंगी उसी series में this is the video in which we will be discussing about 15 to 16 questions for economics and we will try to cover all the concepts which are important for your examination, right? So, without any further delay, let's get started. So, why revision through questions is important? See, revisions through question is important because even if you get the question wrong, okay, you get the question wrong, the wrong word stays in your head. जितनी गलतियां आप ज्यादा करोगे ना, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा. So that is why revision through questions is important. We also emphasize that you do questions and you then practice it again so that it stays with you for a longer time. Okay, so let's begin. Now, first question. First question says, Giffen paradox is an exception of, now, law of demand, law of supply, law of production, law of utility. So before telling you the exact answer, let's discuss what is a Giffen good. Now, a Giffen good is basically a low income, non-luxury product for which demand increases as the price increases and vice versa. See, in normal circumstances, it's opposite. क्या होता है? जब आपका प्राइस जो होता है प्राइस इंक्रीज करता है तो आपकी डिमांड डिक्रीज करती है, राइट? ठीक है, बट गिफन गुड के केस में क्या हो रहा है? प्राइस और डिमांड एक दूसरे के पैरेलली चल रहे हैं, विच मीन्स डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, राइट? सो गिफन गुड. नाउ गिफन गुड का जो डिमांड कर्व होता है ना, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, बट जनरली जो आपका डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसे होता है, ठीक है. नाउ तो आपका गिफन गुड किसका एक्सेप्शन हो गया? आपका गिफन गुड हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन, ठीक है. नाउ डिमांड फॉर गिफन गुड इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. फॉर एग्जांपल व्हीट. व्हीट का क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या है? कुछ याद आया? एग्जैक्टली व्हीट का क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं हमारे पास. दैट इज व्हाई गिफन गुड की डिमांड्स पे इतना इफेक्ट होता है, ठीक है. अब इसी के जैसे ही एक गुड और होता है जिसका नाम होता है वेबलिन गुड. क्या नाम होता है? वेबलिन गुड. Now, what is a Veblen good? Veblen good is a good for which demand increases as the price increases. Now, दोनों का केस सेम है, डिमांड दोनों की ही बढ़ रही है प्राइस बढ़ने पर, ठीक है. लेकिन वेबलन गुड रहता है जो कि आपका लग्जरी से जुड़ जाता है, ठीक है. वो चीप गुड्स में था, ये आपका कॉस्टलियर गुड है, ठीक है, लग्जरी, लग्जरी की तरफ को है. जो गिफन गुड है वो आपको नेसेसिटीज की तरफ को ज्यादा स्विंग करता है, ठीक है, एंड इट स्विंग्स टुवर्ड्स लग्जरी, ठीक है. टिपिकली वेबलन गुड बहुत ही हाई एंडेड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सक्लूसिव मतलब स्टेटस सिंबल की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि आपके डिजाइनर ज्वेलरी, यॉट्स, लग्जरी कार्स, राइट. आपने देखा ऑक्शंस होती है इनकी, ठीक है. और इनका जो कंज्यूमर बेस होता है ना वो भी बहुत अफ्लुएंट होता है, बहुत ही क्लोज होता है, ठीक है. अब इसमें भी आपकी जो डिमांड कर्व होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो कि जनरल केसेस में होता है. सो वेबलन गुड्स में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड एक एक्सेप्शन है, ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, गिफन पैराडॉक्स इज एन एक्सेप्शन ऑफ व्हाट? Now you know the answer. Yes, A. ठीक है, law of demand. Moving forward, which of the following market types has all firms selling products so identical that buyers do not care from which firm they buy? Which means ऐसी कौन सी मार्केट टाइप है जिसमें सारी फर्म्स ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रही हैं जो बिल्कुल सेम दिखते हैं कि बायर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कौन सी फर्म से प्रोडक्ट खरीद रहा है, ठीक है. ऐसा जनरली आपको कहाँ दिखेगा? मतलब आप जनरल बैलेंस में देखो, होलसेल मार्केट्स में आप जब जाते हो, ऐसी होलसेल मार्केट्स में जहाँ पे सब जगह सेम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या देखोगे ऐसी शॉप को कि कौन सी शॉप किस टाइप का प्रोडक्ट बेच रही है, जबकि सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल है, तो ये तो आपका पॉइंट ही खत्म हो गया. सो आपको इस टाइप का कॉम्पिटिशन देखना है. नाउ बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, ठीक है. नाउ लार्जली वी हैव फोर टाइप्स ऑफ मार्केट: परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली. नाउ सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फर्म्स. नंबर ऑफ फर्म्स कितने हैं? परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स विल बी मेनी बट इट विल बी लेस देन परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है. ओलिगोपोली में फ्यू मतलब कुछ होंगी, बहुत कम, ठीक है. मोनोपोली में सिर्फ एक होगी. मोनोपोली मतलब हमारा सिक्का चलता है, राइट. नाउ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन में टाइप ऑफ प्रोडक्ट एकदम स्टैंडर्डाइज्ड है, व्हिच मींस सिमिलर है, ठीक है. सिमिलर भी नहीं, यू विल से आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, ठीक है.
लेकिन आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, राइट? फॉर एग्जाम्पल फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में बना सब फिल्म ही रहे हैं, ठीक है, सब फिल्म्स बना रहे हैं, लेकिन सम आर मेकिंग कॉमेडी फिल्म्स, सम आर मेकिंग रोमांटिक फिल्म्स, सम आर मेकिंग पेट्रियोटिक फिल्म्स। सो आप क्या करेंगे, आप वही पिक्चर देखने जाएंगे ना जो आपको देखने जानी है, राइट? बना तो सब फिल्म्स रहे। सो प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, ऑल ऑफ देम आर फिल्म्स बट नॉट ऑल फिल्म्स आर पेट्रियोटिक फिल्म्स और रोमांटिक फिल्म्स, राइट? दिस इज द वे। देखो, अब ओलिगोपोली में क्या हो रहा है, ओलिगोपोली में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, बट यहाँ पॉइंट क्या है कि यहाँ पे बेचने वाले कुछ है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ है आपके पास, ठीक है? ऐसे ही मोनोपोली में इनका प्रोडक्ट एकदम यूनिक होगा, ठीक है? क्या होगा? यूनिक। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अपना रेलवेज, ठीक है? रेलवेज की मोनोपोली चलती है, क्यों? क्योंकि रेलवेज का एकदम यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है? वैसे प्रोडक्ट और कोई दे ही नहीं रहा है, राइट? रेलवेज की क्या चलती है? मोनोपोली। ओके, आगे देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में कंट्रोल ओवर प्राइस क्या होता है? जीरो, कोई कंट्रोल ओवर प्राइस नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी टर्म्स है, सबको एक साथ कंसेंसस पे लाना, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, है ना? तो कंट्रोल ओवर प्राइसेस परफेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं होता है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में स्लाइट कंट्रोल, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल रहता है आपके पास। ओलिगोपोली में यू हैव अ कंसिडरेबल कंट्रोल। देखिए, ओलिगोपोली का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, ठीक है? नाउ क्विकली मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि ओलिगोपोली, जिसका मैं एग्जांपल आपको देना चाह रही हूँ ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ठीक है? वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है और उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ठीक है, राइट? और उसमें कितने मेंबर्स हैं? एंड इफ यू नो मोर यू कैन ऑल्सो ऐड द लेटेस्ट मेंबर, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन बतानी है, हेडक्वार्टर बताना है, मेंबर्स और लेटेस्ट मेंबर बताना है, ठीक है? नाउ कंट्रोल ओवर प्राइस मोनोपोली में कंसिडरेबल होता है इफ नॉट रेगुलेटेड, ठीक है? जैसे आपने रेलवेज देखा है, रेलवेज में जो प्राइसेस होते हैं दे आर सब्सिडाइज्ड, राइट? विच मीन्स कंसिडरेबल कंट्रोल है, क्योंकि रेगुलेटेड है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, एंट्री कंडीशंस। परफेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई एंट्री बैरियर नहीं होता, क्यों? क्योंकि बहुत सारी फर्म्स हैं, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कितने आते जाते रहते हैं, राइट? यहाँ से आना भी इजी है और यहाँ से निकलना भी आसान है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पर भी कोई बैरियर नहीं है, ठीक है? कुछ बैरियर्स हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं है, ठीक है? ओलिगोपोली में लार्ज बैरियर्स हैं, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो एक चीज को कंट्रोल करते हैं, अगर उसमें और ज्यादा लोग आना चाहेंगे तो कंट्रोल जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके हाथ से कंट्रोल जाए? नहीं, राइट? तो वही आपका ह्यूमन टेंडेंसी वाला है कि यहाँ लार्ज बैरियर्स होंगे ओलिगोपोली में, ठीक है, एंट्री पे। देन मोनोपोली में भी सेम, लार्ज बैरियर्स, ठीक है, क्योंकि वहां तो एक इकलौता आदमी देख रहा है सब कुछ, राइट? उसके पास ही सारी पावर है, तो क्या वो चाहेगा कि कोई और आए? ऑब्वियसली नहीं जाएगा। सो देयर विल बी ह्यूज बैरियर्स। अब एग्जांपल देखो, परफेक्ट कॉम्बिनेशन में एग्जांपल क्या हो गया? व्हीट, सोयाबीन, शुगर, राइट? चीनी आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, किसी भी मिल से, है ना? नाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, रेस्टोरेंट्स, रिटेल स्टोर्स, क्लोथिंग, ठीक है, जैसे H&M, ज़ारा, ठीक है? लोग कंपेयर करते रहते हैं ना इनको, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सिमिलर क्लोथ्स बट नॉट आइडेंटिकल, समटाइम्स you'll be seeing similar patterns also, right? Then ओलिगोपोली में ऑटोमोबाइल्स, राइट? एयर ट्रैवल, सारी एयर कंपनीज जो है, राइट? ब्रेकफास्ट सीरियल, ठीक है? देन मोनोपोली में लोकल फोन एंड इलेक्ट्रिक पेटेंटेड ड्रग्स, पेटेंटेड ड्रग्स जैसे कि आप देखिए, जो आपकी कोविड-19 की वैक्सीन थी स्टार्टिंग में, ठीक है, तब मोनोपोली टाइप्स चल रहा था ना, राइट? और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या बन गई? ओलिगोपोली, राइट? सेम केसेस, ठीक है? तो चार टाइप के आपके पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, ठीक है? Coming back to the question, which of the following market types has all firms selling products so identical? देखो identical products आ गया, तो perfect combination में एक टिक हो गया। Buyers do not care from which firm to buy, ठीक है? तो perfect oligopoly तो है नहीं, क्योंकि products यहाँ पे similar नहीं है, monopoly भी नहीं है। monopolistic competition हो सकता है, लेकिन so similar बोल रहे हैं वो, तो ये आंसर होगा आपका perfect competition, ठीक है? Now let's talk about this question. When total utility TU is maximum, marginal utility is, ठीक है? ये पूछ रहा है कि टोटल यूटिलिटी जब आपकी मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? अब ये बताने से पहले लेट मी एक्सप्लेन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ सबसे पहले यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, ठीक है?
कि कंज्यूमर ने अगर कोई चीज परचेज की है तो उसको उससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक यूटिलिटी कैन डिक्लाइन एज द सप्लाई ऑफ द सर्विस ऑफ द गुड इंक्रीजेस, ठीक है। देन मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी गेन बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ सर्विस और अ गुड। देखो, मान लीजिए आपने 2 स्लाइसेस पिज्जा के खाए, ठीक है, 2 स्लाइस पिज्जा खा लिए, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट कि आप एक और स्लाइस अगर आप पिज्जा खा लेंगे तो आपको कितनी सेटिस्फैक्शन उससे मिलेगी, ठीक है, कितनी यूजफुलनेस उससे मिलेगी। तो वो होगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, विच मीन्स एक एडिशनल यूनिट +1 जो आपने किया है उससे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, ठीक है। नाउ यूटिलिटी भी आपकी 2 टाइप की हो सकती है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में मतलब इट कैन नॉट बी मेजर्ड, कार्डिनल अप्रोच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। ऑर्डिनल वाली आपकी कंपेरेबल होती है कि अगर मैं दो पिज्जा के स्लाइसेस खा लूं या एक बर्गर खा लूं, राइट, इस टाइप की। एंड उसके बाद आपकी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी, विच मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन आपको कितनी मिली है एक गुड या सर्विस के कंजम्पशन से, ठीक है। इट जनरली इंक्रीजेस एज मोर गुड्स आर कंज्यूम्ड, ठीक है। बट कुछ केसेस में एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन का ओवरडोज ले लोगे तो इज इट गुड, क्या उससे सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी? नहीं, उसको आप एक पॉइंट तक ही खाओगे, तब तक ही वो ठीक रहेगी, है ना। देन नेक्स्ट इज मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब बताया मैंने भी आपको कि एडिशनल यूनिट खाने से कितना आपको अच्छा लगेगा, कितनी सेटिस्फेक्शन महसूस होगी, ठीक है। नाउ दिस इज लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी भी सर्विस का या गुड का जितना भी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन पर आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हमने बुफे का एग्जांपल लिया है कि XYZ पर्सन गोज टू अ बुफे, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसने अपनी प्लेट फिल करी, खा के बहुत अच्छा लगा, ठीक है। दूसरी टाइम उसने अपनी प्लेट फिल करी, खा के अच्छा लगा, ठीक है। टोटल यूटिलिटी 100%, ठीक है। अब तीसरी बार वो फिर गया कि मुझे तो पूरे पैसे वसूलने हैं, अब मैं दोबारा से प्लेट फुल करके खाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि फर्स्ट प्लेट खाने से उसे जितनी सेटिस्फेक्शन मिली थी, क्या सेकंड प्लेट खाने से उतनी ही मिली होगी? मे बी उसको 3 मिली हो, यहाँ पे उसको 2 ही मिली, राइट। और उसने थर्ड प्लेट ले ली तो क्या उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है 1 के बराबर जितनी? नो, इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नाम से ही पता लग रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश कर रही है, विच मीन्स विद कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट, ठीक है, ईच एडिशनल यूनिट, योर व्हाट योर यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम दैट कंजम्पशन डिक्रीजेस, ठीक है। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी कैन ऑल्सो डिक्लाइन इनटू नेगेटिव यूटिलिटी। जैसे अभी मैंने मेडिसिन का बताया था कि अगर आप ओवरडोज कर लोगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगी, है ना, अनफेवरेबल भी हो जाती है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल अपना पिज्जा का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने एक फुल पिज्जा खा लिया, ठीक है, लेकिन आपकी जो एपेटाइट थी वो तो हाफ पिज्जा की थी, आपने हाफ पिज्जा एक्स्ट्रा खाया, अब आपको पेट खराब हो जाएगा, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ हो गई? नेगेटिव में, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज। देखो, मैंने पिज्जा खाना था एक पूरा, मैंने एक पूरा पिज्जा खा लिया, ठीक है, जितने भी स्लाइसेस हैं इसमें, whatever, 1 2 3 4 5 6, 6 स्लाइसेस आई एट, ठीक है। तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 6 स्लाइसेस की, ठीक है। बट अगर ये मेरी फुल कंजम्पशन थी, मतलब मैं 100% सेटिस्फाइड हुई पिज्जा खाकर, ठीक है। लेकिन अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी, अब मैं इसके बाद एक स्लाइस और पिज्जा खाऊंगी तो क्या मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कुछ होगी? नो। क्यों? क्योंकि जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। कॉमन सेंस लगा के देखो कि अगर आपने एक चीज को फुल्ली एंजॉय कर लिया, तो अगर आप उसको एक बार और ट्राई करोगे तो क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए कम होगी, है ना। विच मीन्स यू आर 100% सेटिस्फाइड। आप दोबारा वो चीज कंज्यूम करी, फिर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो नेगेटिव में भी जा सकती है। सो 100% के बाद मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 होती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गुड विद हॉरिजॉन्टल कर्व हैज अ डिमांड। देखो, a good with horizontal demand curve has a demand, which means डिमांड कर्व जो है आपकी, राइट, अब ये हॉरिजॉन्टल कब हो जाएगी वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले वी हैव टू डिस्कस अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलती है? ये कहती है कि हायर प्राइसेस पे बायर जो है वो लोअर डिमांड करेगा, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव। बायर क्या देखेगा? अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी में क्या होगा? अगर प्राइसेस कम होंगे तो आपकी डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी
तो आपके प्राइसेस कम होंगे। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन बैठेगा। तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। ठीक है, नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि जब हायर प्राइस होगी तो सेलर क्या करेगा? सेलर विल सप्लाई मोर, है ना? उसको तो लग रहा है कि उसकी हाई प्राइसेस है तो ज्यादा बिकेंगी चीजें। ठीक है, इट विल सप्लाई मोर। सो ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द सेलर। सेलर के पर्सपेक्टिव से है ये। सेलर क्या देखेगा? सेलर विल ऑलवेज लुक फॉर द प्रॉफिट। ठीक है, एंड इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपकी प्राइस है एंड एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, नाउ इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया? व्हेन यू प्लेस बोथ योर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व फॉर अ सिंगल गुड टुगेदर, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है, दिस पॉइंट राइट हियर, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, विच मींस यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है ये आपका सेलर के लिए भी प्रॉफिटेबल है और आपके बायर के लिए भी अफोर्डेबल है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा आपका। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो नाम से आपको पता लग रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि जो आपकी डिमांड है वो कितनी इलास्टिक है, डिपेंडिंग अपॉन चेंज इन द प्राइस। ठीक है, प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपकी डिमांड कितनी इलास्टिक है वो बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, नाउ अगर प्राइस इलास्टिसिटी आपकी यूनिटी हो गई, ठीक है, यूनिटी विच मीन्स जितना आपका प्राइस चेंज हुआ उतनी ही आपकी क्या क्वांटिटी चेंज हुई, विच मीन्स ये हो गया यूनिटी वन। ठीक है, एक बराबर। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी विच मीन्स अगर आप प्राइस में छोटा सा भी चेंज करते हो, इवन बहुत थोड़ा सा चेंज, ठीक है, तो आपको जो क्वांटिटी है इट विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। सो एंड देन वी हैव जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इलास्टिसिटी का मतलब क्या? प्राइस आप कितना मर्जी बढ़ा लीजिए, आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। विच मीन्स जैसे कि आपका क्या हो गया? कौन से गुड्स हो गए? जो लग्जरी गुड्स हो गए। ठीक है, प्राइस आपने कितना भी बढ़ा लिया, लेकिन अगर समथिंग इज रेयर, ठीक है, इट्स वन एंड ओनली लिमिटेड एडिशन, राइट? किसी को याद है अपने जॉर्डन वॉचेस है ना, लिमिटेड एडिशन। ठीक है, तो ये वहां का है। ओके, नाउ कमिंग टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब वन से बड़ी है। विच मीन्स प्राइस में आपने कुछ चेंज लाया तो क्वांटिटी में भी कुछ चेंज आया, बट इट इज नॉट सेम। ठीक है, प्राइस में 3 चेंज आया, क्वांटिटी में दो पॉइंट्स चेंज आ गया। ठीक है, सेम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चेंज तो है। ठीक है, देन यहाँ पे किस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ग्रेटर देन वन हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी का मतलब जो प्राइस में जो चेंज है ना, मान लीजिए 2 यूनिट चेंज आया, क्वांटिटी में 3 यूनिट चेंज आ जाएगा। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट चेंज हो जाएगा ये, इस केस में लेस देन वन। ठीक है, नाउ ग्राफ्स देखो, प्राइस और क्वांटिटी आपकी बराबर चल रही है तो ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, मेक सेंस? ठीक है, अब ये ग्रेटर देन वन होगी। ग्रेटर देन वन मतलब कि आपने प्राइस में कुछ चेंज किया लेकिन क्वांटिटी में कम चेंज हुआ उसके रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ऐसे आएगी ये लिटिल डाउनवर्ड, राइट? ग्रेटर देन ई, ये थोड़ा प्राइस एक्सेस से थोड़ा दूर जाएगी। ठीक है, नाउ जीरो मतलब अब प्राइस कितना ही चेंज कर लो क्वांटिटी उतनी रहेगी। देखो प्राइस देख रहे हो आप, ये क्वांटिटी का एक्सेस है। ठीक है, ये देखो प्राइस बढ़े ही जा रहे, 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 लेकिन क्या क्वांटिटी बढ़ रही है? नहीं। ठीक है, तो जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगी तो आपका ग्राफ कैसा होगा? वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल। अब देखो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब आपने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, बहुत छोटा सा चेंज किया, लेकिन क्वांटिटी की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, राइट? तो इसमें क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अ गुड विद हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व हैज अ डिमांड, देखो हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं तो प्राइस क्यू मतलब प्राइस में कम चेंज हुआ है लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। देखो विद एन इनकम इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ जीरो, विद एन इनकम विद द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इंफिनिटी फॉर विच देयर आर नो सब्स्टिट्यूट्स, with a price elasticity demand of zero. ठीक है, now देखो आंसर विल बी with price elasticity demand of infinity. ठीक है, B. Now coming to the next question, economic growth is usually coupled with, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ यूजुअली किस चीज के साथ आती है? डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन लेट्स डिस्कस फ्यू टर्म्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी स्टैगफ्लेशन की। ना स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का मतलब है, अब दो वर्ड्स देखिए, स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, स्टैग्नेंट मतलब स्टैग्नेंट है आपकी इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस केस में स्टैग्नेंट है आपकी इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये दोनों चीज स्टैग्नेंट है और इन्फ्लेशन इसमें हो जा रही है, तो इट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, कि इन्फ्लेशन इज ऑल्सो हाई बट अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो हाई एंड ग्रोथ इज लेस।
ठीक है, ग्रोथ रुक गई है आपकी। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टैगफ्लेशन। याद रखिएगा, स्टैगफ्लेशन, स्टेगनेंट इन्फ्लेशन, जस्ट रिमेंबर दिस, स्टेगनेंट इन्फ्लेशन। मतलब इट इज नॉट अ प्रूवन एक्सप्लेनेशन, बट फिर भी आप याद कर सकते हो इस तरीके से इसको, ठीक है। नाउ स्क्यूफ्लेशन क्या मतलब होता है? स्क्यूफ्लेशन का मतलब कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट पर ही इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। आप जैसे मार्केट जाएंगे तो यूल रियलाइज कि कुछ वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा महंगी होती हैं एज कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी स्क्यूफ्लेशन, विच मीन्स सब जगह मार्केट में नहीं बढ़ रहा है, ओनली एट फ्यू प्लेसेस, कुछ सेक्टर्स पे, ठीक है। जैसे कि अभी जब कोविड हुआ, कोविड बहुत ज्यादा तेज था, तो आपकी लॉजिस्टिक सेक्टर जो थी वहां पे स्क्यूफ्लेशन चल रही थी, ठीक है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स की बहुत जरूरत थी और वो कम थे, ठीक है। तो स्क्यूफ्लेशन चल रही थी उधर। नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब ऐसे क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो आपका जनरल प्राइस लेवल है उसमें इंक्रीज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब ऐसी इन्फ्लेशन जो स्ट्रक्चर की कमी की वजह से हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेक्नोलॉजिकली कोई सीड्स प्रोड्यूस करने थे, ठीक है, बट आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो आपने क्या करा, आपने वो सीड्स बाहर से मंगाए, ठीक है। तो उसके प्राइसेस ज्यादा आएंगे ऑब्वियसली, राइट। अगर वही टेक्नोलॉजी आपके पास होती, ठीक है, वही बनाने का तरीका आपके पास होता, तो क्या ये इन्फ्लेशन आपको झेलनी पड़ती ड्यू टू दिस? नहीं ना। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब स्ट्रक्चर की वजह से जो इन्फ्लेशन डेवलप हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स है, रोड्स ये क्यों बोलते हैं कि रोड्स बहुत साफ सुथरे अच्छे होने चाहिए, क्यों? ताकि हम एस्थेटिक फोटोज खींच के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकें? ऑब्वियसली नॉट। क्यों होती है वो? ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। ये रीजन है। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को क्योर करने के तरीके हैं ये सब। नाउ आप देखो, फ्रीट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ठीक है, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, क्यों? ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सके और ओवरऑल जो कॉस्ट कस्टमर को लगती है वो भी कम हो सके, ठीक है। ये होती है आपकी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। नाउ कमिंग टू हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब इतनी ज्यादा तेजी से और इतनी ज्यादा एक्सट्रीम फास्ट रेट पे ये इन्फ्लेशन हो रही है कि कोई सीमा नहीं है इसकी, ठीक है। नाउ इसके मेजर कॉजेस क्या हो जाएंगे? गवर्नमेंट अगर बहुत सारी करेंसी इशू कर दे, ठीक है, मतलब अगर एक डेफिसिट चल रहा है या लोगों के पास पैसा नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पैसे छापने शुरू कर दिए, ठीक है, करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। वॉर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन केस में भी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लोग होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब कि ओवरऑल जो प्राइस लेवल है वो घट गया है, ठीक है, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है। एक बलून को आप क्या करते हो, इन्फ्लेट करते हो, हवा में उड़ जाता है, फिर आप उस बलून की हवा निकालते हो, डिफ्लेट करते हो, ठीक है, डिफ्लेशन। पैसे ज्यादा हुए, हवा में उड़ गया, इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब बलून डिफ्लेट कर दिया, फिर से नीचे आ गया, कम पैसे हो गए, ठीक है। नाउ डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन में कंफ्यूज नहीं होना। डिसइंफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच मीन्स अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन मान लीजिए लेट सपोज 10% चल रहा है, ठीक है, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेक्स्ट मंथ हो जाए 8%, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका डिसइंफ्लेशन, ठीक है, डिसइंफ्लेशन। सो दीज आर फ्यू टर्म्स। देखो, अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद व्हाट, डिफ्लेशन। क्या अगर बिजनेसेस को कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो क्या आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी? ऑब्वियसली नॉट, डिफ्लेशन नहीं है आंसर। देन इन्फ्लेशन, यस, अगर इन्फ्लेशन है मतलब कि जो कंट्री में चीजें बन रही हैं उनके पैसे ज्यादा लगेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है, तो जीडीपी में भी आपका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का रिप्रेजेंटेटिव तो यही है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद व्हाट, योर इन्फ्लेशन, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस है वो अफोर्डेबल के साथ साथ, अफोर्डेबल तो है थोड़ा बहुत, लेकिन जो बिजनेस है वो आपका प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होगी, ठीक है। यहाँ पे सोशल ग्रोथ की बात नहीं हो रही, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन पढ़ते हुए, ठीक है। नाउ स्टैगफ्लेशन, ऑब्वियसली इट्स नॉट स्टैगफ्लेशन, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेगनेंट होती है उसमें, ठीक है। देन हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जो है ये तो बहुत ही ज्यादा स्क्यूड है, ठीक है, एंड इट्स रॉन्ग ऑल्सो, कि इतनी ज्यादा हो गई कि इन्फ्लेशन अब झेलने में नहीं आ रही, ठीक है। नाउ आंसर इज बी, इन्फ्लेशन, ठीक है। नाउ balance of payment of a country is a systematic record of all the imports and export transactions of a country during given period of time, normally a year. Goods exported from current country during a year. Economic transaction between government of one country to another. Capital movement from one country to another. ठीक है। अब इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। सबसे पहले तो आपकी बीओपी होती क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता क्या है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बेसिकली आपके दो अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं? करंट अकाउंट में दो पार्ट है, विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। विजिबल्स मतलब जो दिखता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी गुड्स, ठीक है, ये सब दिखती है ना अगर मार्केट से आती है तो, ठीक है, विजिबल। देन इनविजिबल मतलब
आपकी सर्विसेज, जैसे कि एनी सॉर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। देन इनकम, इनकम में क्या क्या, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है। एंड ट्रांसफर्स में क्या क्या, रेमिटेंसेस, जो लोग बाहर रहते हैं अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं, रेमिटेंसेस, ठीक है। आपने जो डोनेशंस दिए हैं, देन आपके गिफ्ट्स हैं, ये सब आपके इनविजिबल में आ गए, ठीक है। विजिबल और इनविजिबल, ये हो गया आपका करंट अकाउंट जो कि चल रहा है, करंट, ओके। देन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में भी आपके तीन पार्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट, लोन और एनआरआई अकाउंट्स। देखो, इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, एफडीआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देन एफआईआई, एफपीआई, एफपीआई इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफआईआई इज, एफआईआई की फुल फॉर्म लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, एवरीबॉडी। देन लोन, कमर्शियल लोन्स या एनी सॉर्ट ऑफ लोन, ठीक है। देन एनआरआई, एनआरआई अकाउंट्स में क्या क्या हो जाएगा आपका, रेमिटेंसेस, डोनेशन, गिफ्ट्स, ठीक है। ये सब आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा, जब आपके दोनों अकाउंट्स बैलेंस चलेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी, ये दोनों एकदम बराबर चलेंगे, तब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैठेगा। अभी जनरली ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो स्क्यूड होता है, ठीक है। वो आपका मोस्टली किसकी तरफ जाता है, करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अब इसमें देखो हमने बात कर ली है यहाँ पे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट की। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। देखो, नेट इफेक्ट ऑफ बीओटी एंड बीओआई। बीओटी बीओआई क्या है, बीओटी इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, ठीक है। बीओआई मीन्स बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, ठीक है, लीड टू करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट। देखो, अगर इन दोनों को मिला के आप सरप्लस में रहते हो तो आपको करंट अकाउंट सरप्लस रहेगा, लेकिन आप डेफिसिट में हो तो वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। जनरली जो इंडिया का बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है, इज नेगेटिव इन इंडिया। एंड इफ बीओआई इज ओवर अबव द बीओटी, देन सीए इज अदरवाइज सीएडी, व्हिच मींस बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन बीओपी, सॉरी बीओटी, जस्ट इन केस अगर आपको ये कैसे चाहिए बताइए, सरप्लस में चाहिए तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट, इन दोनों को अगर साथ जोड़ दे तो इसको हम ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। क्या, ट्विन डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट, इन दोनों को जोड़ दे तो, ठीक है। नाउ बीओपी क्राइसिस व्हेन कैपिटल अकाउंट सरप्लस आर इनसफिशिएंट टू फाइनेंस द करंट अकाउंट डेफिसिट। अभी ये कहाँ पे हो रहा है, some the same sort of situation is happening with our neighbors, ठीक है। तो बीओपी क्राइसिस में क्या होता है कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस जो होता है, करंट कैपिटल अकाउंट सरप्लस, वो आपके करंट अकाउंट के खर्चे नहीं उठा पा रहा, ठीक है। अब हो गई बीओपी क्राइसिस। ना बीओपी क्राइसिस को अवॉइड करने के कुछ तरीके हैं हमारे पास, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा हमको लो पे रखना चाहिए या पॉजिटिव, ठीक है। देन कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट लार्जली सरप्लस, ठीक है, यहाँ पे भी आपका सरप्लस होना चाहिए। क्यों, कैपिटल अकाउंट हमेशा सरप्लस में क्यों होना चाहिए आपका, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरा एक बार, जस्ट फ्यू लाइंस, ठीक है। और क्या हो सकता है बीओपी को अवॉइड करने का, बीओपी क्राइसिस को, यस, आपका सेंट्रल बैंक है उसके पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत सारा होना चाहिए, जिसका एग्जांपल हमारी कंट्री खुद है, ठीक है। ना फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व में बेसिकली चार चीजें होती हैं। सबसे पहले आ गई आपकी फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉरेन करेंसी कौन सी होगी अपने पास, सारी होंगी ऑलमोस्ट, जिस कंट्री की आ सकती है, ठीक है। देन इसमें आता है आपका गोल्ड, देन एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, देन रिवर्स ट्रेंच, ठीक है। ये चारों चीजें आपकी फॉरेक्स रिजर्व में आती है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, balance of payment of country is a systematic record of all import and export transaction of a country during the given period of time, normally a year, ठीक है। Now then economic transaction between the government and other country, one country to another, capital movement from one country to another, goods exported from one country during a year, ठीक है। Answer will be all imports and export transaction for country during the given period of time, ठीक है, because यही तो आपको फॉरेक्स खर्च हो रहा है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। Then next question is, if the interest rate is decreased in the economy, it will, देखो, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन इकोनॉमी, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है आपका इकोनॉमी में आपने क्या किया है, डिक्रीज किया है। सो बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज हो गया तो इकोनॉमी में क्या होगा। चार ऑप्शन दिए आपके पास, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी, जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी का वो कम हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट रेट घटने से टैक्स कलेक्शन में क्या फर्क आएगा, सोचो, मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा, मतलब ऑब्वियसली आएगा थोड़ा बहुत, वो भी बहुत इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। नाउ इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी, देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टोटल सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी। आंसर आपका हो जाएगा सी। देखो क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी बैंक गया, उसने अपने पैसे रख दिए, ठीक है, बैंक विल नाउ पे इंटरेस्ट रेट,
इनको, ठीक है, इसको इंटरेस्ट देगी ना बैंक। अब देखो, अगर आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज ही हो गया, ठीक है, तो ये आदमी बैंक में क्यों देगा पैसे अपने, जबकि इसको कहीं और ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, राइट। सो देखो, अब ये पैसा इसको मिला नहीं कोई और जगह, कोई और बैंक इसको मिला नहीं इस आदमी को कि ये कहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करे, ठीक है, राइट। तो अब इसने क्या किया, इसने लिखा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, नाउ आई विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ माई कंट्री, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करूंगा, ठीक है, समझ रहे हो क्यों इंटरेस्ट रेट घटने पे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की रेफरेंस से बताना है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या है। देखो, सबसे पहले आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज ओवरसीन बाय आरबीआई, ठीक है, आपका आरबीआई देखता है। नाउ क्विकली कमेंट सेक्शन में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की कॉम्पोजिशन लिख दो फटाफट, कितने मेंबर्स हैं और कहाँ से आ रहे हैं वो मेंबर्स, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ठीक है। नाउ सबसे पहले जो आपका आरबीआई है वो कैसे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है, विच मीन्स कि आपकी इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट होगा वो कैसे कंट्रोल करता है। देखो, सबसे पहले बैंक रेट से, ठीक है, देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी होते हैं, इट इज अ क्वांटिटेटिव टूल, ठीक है। देन पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू नहीं, आंसर विल बी सी, 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following are qualitative tools of monetary policy of the Reserve Bank of India? क्वालिटेटिव टूल्स की बात कर रहे हैं ये, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लोन टू वैल्यू रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स बिफोर गोइंग देयर, ठीक है। नाउ सबसे पहले, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ प्रोसेस व्हिच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री कंट्रोल्स, ठीक है, जैसे कि आपकी मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं वो, ठीक है। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कॉम्पोजिशन, ठीक है, कि वो कहाँ से आए हैं, कौन मेंबर्स है, क्या उनका टेन्योर होता है और उनका टारगेट क्या है, ठीक है, व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस, रेपो रेट, रेपो रेट, रीपर्चेज ऑप्शन, विच मींस रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन्स टू अदर बैंक्स, ठीक है, इस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, कब, जब उनके पास बहुत ज्यादा फंड्स का शॉर्टफॉल हो जाए, ठीक है, तो रेपो रेट यूज होता है, ठीक है। देन वी हैव रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स मतलब रेपो का रिवर्स, व्हिच मींस रेट एट विच आरबीआई बोरोस फ्रॉम अदर बैंक्स, ठीक है, इन द प्रॉमिस कि मैंने जो आपको सिक्योरिटीज दिए हैं वो आपसे वापस ले लूंगा, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सीआरआर, सीआरआर इज बेसिकली व्हाट, कैश रिजर्व रेशियो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी डेफिनेशन आई थी आपके पेपर में एक बार, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, इट मीन्स द परसेंटेज ऑफ लिक्विड कैश एवरी बैंक हैज टू कीप विद द आरबीआई। तभी देखोगे ना, आप एटीएम पे हमेशा लिमिट होती है कि आप इतने ही पैसे निकाल सकते हो, चाहे आपके अकाउंट में कितने भी पैसे हो, है ना, कि आप उतने ही पैसे निकाल सकते हो। तो सीआरआर कैश के रूप में इसको रखा जाता है, हार्ड कैश, लिक्विड कैश, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एसएलआर, एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, विच मीन्स कि आपको अपने पास लिक्विड एसेट्स में, विच मीन्स ऐसे एसेट्स जो बहुत जल्दी लिक्विड हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कैश, गोल्ड, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी लिक्विड हो जाए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो आपको बैंक को अपने पास रखना है, कहाँ रखना है, अपने पास, ठीक है, विद देमसेल्व्स, ठीक है। देन और कैश रिजर्व रेशियो को रखना होता है आरबीआई के साथ, किसके साथ, आरबीआई, ठीक है, सो दैट जब आरबीआई का मन करे वो कान खींच सके इनके, ठीक है। नेक्स्ट इज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट इज द रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई, ओवरनाइट फंड्स ले रहे हैं बैंक, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में जाता है, ठीक है, जब इंटरबैंक लिक्विडिटी अराइज करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आपका बैंक रेट, बैंक रेट क्या है, इट इज अ हायर रेट देन रेपो रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन्स टू अदर बैंक्स, ठीक है, अ हायर बैंक रेट वुड मीन्स की हायर लेंडिंग रेट्स, ठीक है। नाउ आरबीआई कैन रेज द बैंक रेट टू चेक द लिक्विडिटी, राइट। देखो, जितना बैंक रेट ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका नॉर्मल रेट होगा, ठीक है, लेंडिंग रेट, जिसपे बैंक सामने ब्याज पे पैसा देते हैं, ठीक है। आपका जो बैंक, मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, तो क्या 1 करोड़ के करोड़ आपके बैंक में रहेंगे, नहीं, बैंक विल कीप सम अमाउंट, लेकिन बाकी वो बांट देंगे इन द सेंस लोन दे देंगे, ठीक है, क्योंकि बैंक के पास अपनी मशीन थोड़ी है नोट छापने की, आपसे तो लेंगे। नाउ बैंक रेट समझ आ गया आपको। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, देखो, क्वालिटेटिव टूल की बात हो रही है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी तो कैसी है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है।
देन लोन टू वैल्यू रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस बिल्कुल क्वांटिटेटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज होती है जीसेक, जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, उनको आप ओपनली मार्केट में सेल कर रहे हो, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, विच मींस आपका सेल और परचेज होता था किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओस, ठीक है। देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इट इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव टूल, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा टू ओनली, ठीक है। नाउ अब देखो, हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात कर रहे हैं कि अगर हम उसमें चेंजेस करेंगे तो किस तरीके से आपकी इकोनॉमी पे चेंजेस आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसएलआर और सीआरआर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए 100 रुपीज का, ठीक है, और आपका एसएलआर पहले कितना था, 10 था, ठीक है, तो आपके पास 90 रुपीज बचते थे, ठीक है, आप उस 90 रुपीज में अपना खर्चा चलाते थे। नाउ इन्होंने क्या किया, एसएलआर और सीआरआर को बढ़ा के 20% कर दिया, तो इनकी जो 100 रुपीज सैलरी है उसमें से 20 रुपीज तो कट जाएगा। क्यों 20 रुपीज क्यों कट जाएगा, क्योंकि बैंक्स के पास जो आप 100 रुपीज डालने जा रहे थे उसमें से 20 तो आपको एसएलआर या सीआरआर में रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए सीआरआर है तो आपको कैश में वो 20% आरबीआई को देना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा कि बैंक्स के पास कम पैसे बचेंगे, विच मीन्स पहले जो 90 रुपीज इनके पास बच रहे थे ना लोन देने के लिए, अब इनके पास कितने बचेंगे, अब इनके पास बचेंगे सिर्फ 80 रुपए, कम हो गए ना पैसे। सो सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज करेंगे तो बैंक के पास कम पैसा होगा, राइट। बैंक का पैसा क्या होता है, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। अब इस केस में एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज आपने सीआरआर डाला, कुछ एसएलआर डाला, और जो बच गया आपके पास वो आपने आगे लेंड कर दिया, ठीक है, आगे पैसे दे दिए। अब आपने सीआरआर और एसएलआर बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो कम हो गया ना, तो कितना बचा, कम बचा ना आपके पास, सो लेस मनी होगी बैंक्स के पास, ठीक है। और उससे वजह से क्या होगा, सिस्टम में भी कमी मनी होगी, ठीक है, सिस्टम में कम मनी होगी। उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो आपकी लोन कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, लोन कैपेसिटी कम हो जाएगी, फिर बिजनेस का एक्सपेंशन लेस होगा, फिर जॉब्स कम बनेंगी, परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाएगी, आपकी कमोडिटीज की जो डिमांड है वो भी घट जाएगी, कंज्यूमर प्राइस आपका फाइनली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका इन्फ्लेशन से रोकने का तरीका, ठीक है। अब ये इधर देखो, यहाँ ये डिक्रीज दिखा रहा है, विच मीन्स कि आपके बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है। कैसे, कि आपने पहले जो, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था आपको 10 का, ठीक है, पहले जो आपको 20 हुआ करता था, विच मीन्स अर्लियर यूज्ड टू गेट 80, ठीक है, अब वो हो गया 10, तो नाउ यू विल गेट 90, ठीक है, राइट। अब इसको अब एक बैंक समझिए कि बैंक के पास आपने 100 रुपए दिए थे, बैंक ने 20 डाल दिए सीआरआर और एसएलआर में, तो क्या होगा, आपके बैंक के पास कम पैसा होगा लोन देने के लिए, ठीक है, उसकी वजह से आपके सिस्टम में भी कम कम लोन आएगा। इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, वो आपके डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, तो लोग ज्यादा डालेंगे अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। देन लोन टेकिंग कैपेसिटी हमारी ज्यादा होगी, ठीक है, बिकॉज वी हैव मोर मनी, राइट, ठीक है, उससे मोर जॉब्स बनेंगे, एक्सपेंशन ज्यादा होगा, ज्यादा परचेसिंग पावर आएगी, ज्यादा कमोडिटीज बिकेंगी, ठीक है, और कमोडिटी का प्राइस हो जाएगा इंक्रीज। सो ये हो जाएगा आपका डिफ्लेशन का, और ये है आपका इन्फ्लेशन का, ठीक है। इन्फ्लेशन में आपने करना क्या होता है, बेसिक थंब रूल है कि आपने मार्केट से पैसा उठाना है, हार्ड कैश किसी के पास भी नहीं चाहिए, आपने मार्केट से पैसा उठा लेना है, ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। इन्फ्लेशन में मतलब किसी भी तरीके से जो भी ऑप्शन दे रखा हो उससे सिस्टम में पैसे की कमी आ रही हो, ठीक है, ओके, ऐसे ऑप्शंस ढूंढने हैं आपने, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ इन इंडिया इन्फ्लेशन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऑल ऑफ द अबव। नाउ बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, सबसे पहले कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या है, डिमांड पुल फैक्टर्स है हमारे पास, व्हेन एग्रीगेट डिमांड exceeds the aggregate supply of the full level, ठीक है, full employment level. Then cost push factors, cost push factors मतलब कि जो आपकी सप्लाई है वो इंक्रीज हुई है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज आया है, ठीक है, वाइल आपकी एग्रीगेट डिमांड सेम ही है, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देन स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर प्राइस फ्लक्चुएशन, बी वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस हो गए। देन मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन, विच मीन्स अगर मॉनेटरी पॉलिसी चाहे तो आपके कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा भी ला सकती है और इन्फ्लेशन खत्म भी कर सकती है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। देन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट जो है वो लोगों के हाथ में पैसा देना चाह रही है, ठीक है, ये आपकी होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपैंड कर रही है ना गवर्नमेंट अपने आप को, राइट, अपनी फिस्कल कैपेसिटी को, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, आपकी डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, ठीक है। डिमांड पुल का मतलब मेनली जो आपकी एग्रीगेट डिमांड का इंक्रीज हो रहा है ना उसको लेके है ये, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा सप्लाई करी और उतने ज्यादा आपके पास आगे क्या, पैसे,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट जो आपकी इनपुट की, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपके पास 100 कर्मचारी काम करते हैं और सब लोगों ने बोला कि भाई अभी हमें बहुत कम सैलरी मिलती है, वी हैव टू गेट मोर सैलरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो 5 ने जाके मोर्चा खोल लिया, ठीक है। तो विच मीन्स वहां पे इन्फ्लेशन भी हुई, किस वजह से, वेज पुश की वजह से, ठीक है। वेज पुश मतलब वजन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। देन रॉ मटेरियल पुश, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। अगर रॉ मटेरियल खराब हो गया तो आप फाइनल गुड बनाओगे कैसे, ठीक है। हनी, अगर वहां पे आपका शुगर केन, ठीक है, वो सब ना पहुंचे, जो जहाँ चीनी बनती है वहां शुगर केन की फसल ना पहुंचे, तो क्या वो बन पाएगा, नहीं ना। तो रॉ मटेरियल की वजह से, ठीक है। प्रॉफिट पुश, अगर जो आपका मालिक है वही प्रॉफिट पुश करना चाहे, मतलब एक पेन अगर वो 10 रुपए का बना रहा था, नाउ ही वांट्स मोर प्रॉफिट, उसमें उसको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो वो कहे कि मैं पेन 15 रुपए का बेचूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे तो चाहिए 7 रुपीज का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पुश की वजह से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, मतलब कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो वेज पुश मतलब लोग ज्यादा पैसे मांग रहे हैं काम करने के लिए उस पे। देन रॉ मटेरियल मतलब कि रॉ मटेरियल ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन हो जाती है इनको। देन प्रॉफिट पुश मतलब कि जो आपका फर्म वाला है वही आपका प्रॉफिट चाहिए था, तो आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इन इंडिया इन्फ्लेशन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड पुल फैक्टर्स, यस। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, यस। कॉस्ट पुश फैक्टर, यस। ऑल ऑफ द अबव, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग comes in the category of monetary policy to control the inflation। देखो मॉनेटरी पॉलिसी बोल दिया, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई देखेगा, ठीक है। अब आरबीआई में से क्या क्या देखेगा, क्या फंक्शन है, इंक्रीजिंग ट्रेड बैरियर्स, नो, ये क्या आरबीआई कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। देन इंक्रीजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, नो, टैक्सेस तो आप ऐसे इंक्रीज कर नहीं सकते ना, आपको लेजिस्लेचर में लॉ लानी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग द क्रेडिट फ्लो, देन इंक्रीजिंग वेलफेयर एक्टिविटीज। तो वेलफेयर एक्टिविटीज कौन कराएगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कराएगी, ठीक है, वेलफेयर एक्टिविटीज। देन नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग द क्रेडिट फ्लो, ये है आपका आंसर, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो आपका जो बैंक है वो आपका क्रेडिट फ्लो को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है, क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करेगा आरबीआई। तो दिस इज दी मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग इट, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्राइस व्हाइल कैलकुलेटिंग डब्ल्यूपीआई, ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेदर दे आर राइट और रॉन्ग अबाउट द डब्ल्यूपीआई। नाउ होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया, ठीक है। होलसेल के हिसाब से देखते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। नाउ ये पब्लिश कौन करता है, दिस इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ओईए, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, हु सिट्स इन मॉसी, मॉसी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ओई मॉसी ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। नाउ ऑल द ट्रांजेक्शन एट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल, बल्क सेल में जो फर्स्ट पॉइंट है वहां की इंक्लूड की जाती है, ठीक है। नाउ इसका जो बेस ईयर है वो रिवाइज करके 2011 से द्वारा कर दिया गया, ठीक है, रिवाइज कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मतलब ऐसी इंडेक्स बनाई जा रही है जो पर्सपेक्टिव है किसके थ्रू, रियल वायर्स के थ्रू, ठीक है। इसका बेस ईयर है 2012, ठीक है। एंड इसमें आपको ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इसमें सीपीआई जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग, एग्रीकल्चर वर्कर्स के अलग, रूरल लेबरर्स के लिए अलग, अर्बन कंबाइंड के लिए अलग, ठीक है। नाउ फर्स्ट थ्री, जहां पे वर्कर्स की बात हो रही है, लेबरर्स और वर्कर्स की, वहां पे आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एनवायरमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एनवायरमेंट। लेकिन जो आपका फोर्थ है, सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड, ये आपका सीएसओ देखती है, क्या देखती है, सीएसओ, देखो ये हो गया आपका सीएसओ, एंड दिस थ्री आर फ्रॉम योर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लेबर ब्यूरो के पास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है अपने पास, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, आपके रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। सबसे कम परसेंटेज किसकी है, आपके फर्टिलाइजर्स की यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके 8 कोर इंडस्ट्रीज है, ठीक है। ये वाली इंडेक्स भी आपकी ओईए निकालते हैं, ठीक है, पीपीआईआईटी में, मौसी में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ कोर सेक्टर्स आपके कौन से हो गए, आपने सुना होगा सीसीसी कॉन्स, ठीक है, मतलब कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, ठीक है। एफ फॉर फर्टिलाइजर्स, ई फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, आर फॉर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, एम फॉर, या फिर आप लिख सकते हैं एन फॉर फर्न्स, फर्न्स, एन फॉर नेचुरल गैस, एंड एस फॉर आपका स्टील, ठीक है। ये सब याद रहेगा आपको। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें क्या है, बेसिकली इसमें आप ये याद कर लो कि ये सीएसओ निकालता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाला, मॉस्पी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सीएसओ निकालता है ये। ठीक है, इसमें ब्रॉड सेक्टर्स है आपके, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एंड इसके यूज बेस्ड फैक्टर्स भी है, ठीक है, बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, इनका बेस रेट भी 2011-2012 है, ठीक है। नाउ 8 कोर इंडस्ट्रीज में इंडिया रिप्रेजेंट्स अबाउट 40% ऑफ द आईआईपी, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो 40% है वो आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज को दिखता है, ठीक है। देन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग इट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओईए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। नाउ सेकंड इज indirect taxes are excludable from the price while calculating WPI, yes they are, ठीक है, बिकॉज इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल देखी जा रही है आपकी, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज शोन बाय लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, फिलिप्स कर्व एंड कजनेट कर्व, ठीक है। लेट्स डिस्कस फ्यू कर्व्स नाउ। देखो सबसे पहले बात हम करेंगे कजनेट्स कर्व की। कजनेट्स कर्व क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स या इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट इनिशियली जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो आपकी इनइक्वालिटी जो होती है ना वो ज्यादा होती है, ठीक है, इनइक्वालिटी जो होती है वो आपकी ज्यादा होती है, बट धीरे धीरे वो कम होने लग जाती है, ठीक है। देखो ये आपकी इनकम इनइक्वालिटी है इस एक्सेस पे, और इधर आपकी पर कैपिटा इनकम है। देखो जितनी ज्यादा आपकी पर कैपिटा इनकम इनिशियली बढ़ रही है, ठीक है, तो ऐसे है, तो आपकी इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ऐसा आएगा जब हम डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएंगे और फिर हमारी इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हमारी इनइक्वालिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, विच मीन्स सबके पास सिमिलर अमाउंट ऑफ पैसे आएंगे, ठीक है। कजनेट्स कर्व, ठीक है। नाउ लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व इज बेसिकली अ वे ऑफ शोइंग दैट जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ठीक है, ये वो दिखाती है आपको। ये कर्व कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्यूमुलेटिव पोर्शन ऑफ इनकम है और यहाँ पे क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को दिखाती है, ठीक है। नाउ स्ट्रेट लाइन आएगी तो लाइन ऑफ इक्वालिटी है। अभी देखो थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ को आ रही है, ठीक है, ये आपकी अनइक्वल है, ठीक है। नाउ लॉरेंस कर्व का एक सिग्निफिकेंस और है कि इसको हम गिनी कोफिशिएंट मेजर करने के लिए देखते हैं, ठीक है, गिनी कोफिशिएंट हम लॉरेंस कर्व से निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल कजनेट्स कर्व। इन्वायरमेंटल कजनेट्स कर्व का मतलब क्या होता है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा में जब हम लोग मशीन वगैरह यूज नहीं करते थे तो हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ज्यादा होती थी, ठीक है, राइट, से चल रही है। हमारे पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, काफी अच्छी क्या आ गई, ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए जिसका यूज करके हम कम पोल्यूशन कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को कम खराब कर सकते हैं, तो उसके बाद हमारी इन्वायरमेंट अच्छी अच्छी होती रहेगी ना, डिग्रेडेशन कम होती रहेगी। देखो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ बढ़ रही है और इस पॉइंट के बाद ये टर्न होके नीचे आ रही है, ठीक है, और ये स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आपके पास, तो इन्वायरमेंटल कजनेट कर्व्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लाफर कर्व। लाफर कर्व का मतलब क्या है, लाफर कर्व बेसिकली ये दिखाता है कि लोगों की विलिंगनेस क्या है टैक्स पे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको 100 रुपीज के एग्जाम्पल से फिर समझाती हूँ। आपके पास 100 रुपीज है, गवर्नमेंट ने उस पर 5% टैक्स लगाया, आपने खुशी खुशी 95 अपने पास रखे, 5 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए, ठीक है। इसी 100 पे किसी ने 10% का टैक्स लगाया, मैंने क्या किया, 90 इसको दे दिया और 10 यहाँ पे रखे, ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं, यहाँ तक भी आपने ठीक से पे कर दिया, उसके बाद किसी ने बोला कि जो ये टैक्स है ना ये आपका 40% हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका 60 बचेंगे, ठीक है, और 40 तो आपने दे दी किसी को, ठीक है, तो आपके पास कितने बचेंगे, सिर्फ 60, विच मीन्स एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद, इसके बाद अगर कोई भी आपका टैक्सेशन का रेट बढ़ाएगा तो पीपल विल बी डीमोटिवेटेड टू पे टैक्सेस, क्योंकि उनकी इनकम से ज्यादा तो उनके टैक्सेस हो रहे हैं, राइट और रॉन्ग, है ना। देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें वाई एक्सिस पे आपका टैक्स रेवेन्यू है कि टैक्स रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट तक पहुंचेगा, उसके बाद ये टैक्स रेट है आपका, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू का मतलब कि कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं, एक पॉइंट तक जब टैक्स रेट नॉर्मल था ग्रीन साइड पे, ठीक है, तो काफी लोग चल जाते थे, ठीक है। अब देखो अब ये रेड साइड पे हो गया, विच मीन्स टैक्स रेट जो है वो आपका बढ़ा ही जा रहा है, टैक्स रेट आपका बढ़ ही जा रहा है, लेकिन आपका रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने वहां से इतने पैसे मांग लिए, कोई देगा ही नहीं आपको, हु विल पे टैक्सेस नाउ, कोई मोटिवेशन है, सारा पैसा तो गवर्नमेंट ले रही है, राइट। इट इज ऑल हाइपोथेटिकल, ठीक है, सब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है जो मैं आपको बता रही हूँ इमेजिन करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या करती है, इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय एडब्ल्यू फिलिप्स, और ये दिखाती है रिलेशनशिप आपकी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, ठीक है, ओके, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। नाउ ये एक फिलिप कर्व कुछ ऐसा दिखता है, इन्फ्लेशन एक साइड पे और एक साइड पे अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। नेक्स्ट इज रान कर्व। रान कर्व क्या होता है, देखो इसमें एक्स एक्सिस पे देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड जीडीपी है, ठीक है, और यहाँ पे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, विच मीन्स एक सर्टेन पॉइंट तक, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक
अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाते रहो, ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट एक पॉइंट पे आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो आपको इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब मोटिवेशन नहीं है ना काम करने के लिए, दे विल नॉट गो एंड वर्क, ठीक है। तो रान कर्व। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन कौन सी हो गई? कजनेट तो नहीं है, लॉरेंस भी नहीं है, देन आंसर विल बी फिलिप कर्व्स। देखो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, फिलिप कर्व ये रहा, ठीक है, सी, फिलिप कर्व। देन नेक्स्ट इज which one of the following agencies is responsible for formulating the fiscal policy in fiscal? Now सेबी आपको सिक्योरिटीज देखता है, आरबीआई आपकी मॉनेटरी पॉलिसी देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपकी देखती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। नाउ आंसर वैसे भी आपका सी हो जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज, देखो गवर्नमेंट हमेशा बजट लाती है, तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द बजट। बजट में क्या है आपकी? सबसे पहले रिसीट्स, ठीक है, एंड देन यू हैव एक्सपेंडिचर। रिसीट्स में क्या होता है? रिसीट्स में बेसिकली आपकी रेवेन्यू रिसीट्स हो गई, जैसे टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, देन नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस, लाइसेंस, परमिट्स, फाइनेंस एंड पेनल्टीज, ठीक है। देन कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स कैसी हो गई? जैसे कि आपकी लोन रिकवरी हुई, ठीक है, आपकी डिसइन्वेस्टमेंट हुई। देन नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है? इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर, मतलब बार बार देना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स, देन डिफेंस एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब आपको बार बार देने पड़ेंगे। सैलरीज ऑफ दी एम्प्लॉइज जो आपके गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। देन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अ नॉन रिकरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच मीन्स लोन रीपेमेंट्स, लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस, इनसे पैसे थोड़ी वापस मांगेंगे कोई, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन रीपेमेंट्स, लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस, इनसे पैसे वापस थोड़ी मांगेंगे जिनको लोन दिया है पब्लिक एंटरप्राइज को, ठीक है, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान होगा वो, तो ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रेवेन्यू बजट की। नाउ रेवेन्यू बजट में हमने बात कर ली रेवेन्यू रिसीट्स की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। कैपिटल बजट पे हमने बात कर ली अपने कैपिटल रिसीट्स की और कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है। नाउ सब बात करते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स क्या? द सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, आपकी रेवेन्यू रिसीट्स पे कितना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है, डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, डेफिसिट। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, ये होता है। नाउ नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि बेसिकली जो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर है, जितनी भी आपकी एक्सपेंडिचर है टोटल, सिर्फ रेवेन्यू नहीं, टोटल, टोटल एक्सपेंडिचर में से हमने माइनस करना है क्या? अपने रेवेन्यू रिसीट्स प्लस आपका नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, ठीक है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ओके। ये सब आपको ऐड करके टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, दिस इज एफडी, ठीक है, प्लीज ये याद रखना, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। देन नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। नाउ प्राइमरी डेफिसिट इज वर्स्ट। इसमें क्या होता है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब कि आपको जो डेफिसिट है वो इस वजह से है ताकि आप अपने इंटरेस्ट पेमेंट दे सको आसानी से, ठीक है, जितने भी आपको इंटरेस्ट पे करने हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ अ बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट की डेफिनेशन क्या है? नाउ एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल receipts minus interest payments and borrowings. Now, excess to total expenditure over total receipts minus borrowings. Excess of revenue expenditure over revenue receipts. ठीक है, तो revenue deficit हो गया ना, आईडी revenue deficit. Excess of total expenditure over total receipts. वो पूछ रहा है बजट डेफिसिट, इसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, विच मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स का ही एक्सेस मांग रहे होंगे, ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एंजल इन्वेस्टर, या एंजल इन्वेस्टर्स होते क्या है? बेसिकली ये सच में ही फरिश्ते होते हैं उन लोगों के लिए जिनके बिजनेस नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है, या फिर जिनका न्यू न्यू बिजनेस होता है, राइट, मोस्टली न्यू बिजनेस। कैन यू प्लीज डिलीट व्हाट आई सेड अबाउट एंजल इन्वेस्टर्स? मैं दोबारा से क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है, प्लीज डिलीट दैट, लास्ट 20-30 सेकंड। नाउ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्लियर है? लेट्स गो फॉरवर्ड। व्हाट इज एन एंजल इन्वेस्टर? एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं ना? एंजल इन्वेस्टर जैसे उनका नाम है, वो सच में ही फरिश्ते होते हैं, क्या करते हैं? जिनका न्यू बिजनेस होता है, बडिंग आइडियाज, अच्छे आइडियाज, जिनमें उनको पोटेंशियल दिखता है, वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट मतलब हैंड होल्डिंग सपोर्ट, पूरा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि देखो, अ पर्सन हु हैज रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन अ न्यू स्टार्टअप, अ पर्सन हु मेक्स डोनेशन टू स्टार्टअप बिजनेस, अ पर्सन हु anonymously मेक्स contribution टू गुड cause, अ पर्सन हु इनवाइट्स अ हाई प्रोफाइल एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, ठीक है। नाउ इसका आंसर हो जाएगा द पर्सन हु has the resources to invest in new what startups, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो नीति आयोग की सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
ये आता है पेपर में, ठीक है, एंड वो आपको 4 वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज कर देते हैं. नाउ ए, पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन. द आंसर इज प्लानिंग कमीशन. अब आप मेरे को बताएंगे हमारे जो 5 ईयर प्लान है उसमें फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान और थर्ड प्लान की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है. ओके, एंड ऑल्सो टेल मी, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे ये कि रोलिंग प्लान किसको कहा जाता है, रोलिंग प्लान, ठीक है. सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज inflationary gap said to exist when real GDP is greater than potential GDP, real GDP is less than potential GDP, real GDP is equal to potential GDP, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ग्रेटर देन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे पोटेंशियल गैप, पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी की. नाउ inflationary gap is a macroeconomic concept that describes the difference between current level of real gross domestic product and the anticipated GDP, ठीक है, that would be experienced when economy is at full employment. economy full employment पे है and referred to as potential GDP, ठीक है, इसको potential GDP बोला जा रहा है, ठीक है. Now, inflationary gap is so named because relative increase in the real GDP causes an economy to increase its consumption. देखो, if the real GDP is greater than potential GDP, ठीक है, full employment का GDP, then there is a inflationary gap. Inflationary gap मतलब, देखो, I'll tell you in much more easier terms. देखो, inflationary gap मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी इसको सप्लाई को सरपास कर दे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे. मतलब एक किचन में अगर 4 लोग मिलके क्या बनाते हैं, मे बी दे मेक फिटर्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो, पकोड़े बनाते हैं, ठीक है. पकोड़े बनाते हैं, 4 लोगों ने अपना 100% एम्प्लॉयमेंट लेवल लगा दिया, ठीक है. फिर भी जो आपकी डिमांड है वो आपकी सप्लाई को एक्सीड कर रही है, वो 4 लोग भी उनको, जो लोग खा रहे हैं पकोड़े, उनको नहीं खिला पाए, ठीक है. तो उनकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सीड कर गई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे फुल सप्लाई को भी, ठीक है. तो ये हो जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है. अब डिफ्लेशनरी इसका बिल्कुल उल्टा. डिफ्लेशनरी गैप मतलब a situation which arises when aggregate demand falls short of aggregate supply. देखा है, कई चीजें बिल्कुल ही सस्ती हो जाती है ना, ये आपका डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आप उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जितना आपको करना चाहिए, ठीक है, डिमांड के हिसाब से. इन्फ्लेशनरी गैप में मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट में आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा, ठीक है. सो यहाँ पे आपका रियल जीडीपी इन्फ्लेशनरी गैप में आपका रियल जीडीपी बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हो ना पोटेंशियल से. तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, दिस वन. एंड अगर लेस देन पोटेंशियल जीडीपी है विच मींस डिफ्लेशनरी गैप है. रियल जीडीपी इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी, बेस्ट सिनेरियो, ठीक है, और ये तो है ही नहीं, ठीक है. आंसर विल बी ए, रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन आपका पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है. नाउ वी आर डन विद आवर क्वेश्चंस. आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए हो, ठीक है. नाउ द मेन मोटिव ऑफ दिस क्लास वाज टू हेल्प यू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स, नॉट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट्स. मैंने आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐसे इकोनॉमिक जार्गन्स के साथ नहीं दी है. आई हैव गिवन यू एक्सप्लेनेशन एकदम लेमन टर्म्स में, ताकि आप रिकॉल कर सको, पेपर में भी रिकॉल कर सको. आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स, एग्जांपल्स रिकॉल करो, ठीक है. बिकॉज इवेंचुअली यू नीड मार्क्स, ठीक है, एंड नोबडी इज आस्किंग यू कि आपके मार्क्स कैसे है. यू हैव टू रीच द राइट आंसर, यू हैव टू रीच द राइट ऑप्शन. नोबडी इज गोना आस्क यू हाउ डिड यू रीच द राइट ऑप्शन. आपको पढ़ना है पढ़ो, आपको रट्टे लगाने रट्टे लगाओ. इवेंचुअली दिस इज योर एग्जाम. आप कैसे क्लियर करते हो वो आपके हाथ में है, ठीक है. एन एग्जाम पास आ रहा है. So now my advice to you is to revise. Please revise. Questions लगाइए, revise कीजिए, ठीक है. That's all you can do. So now we are done with all the question. I hope आपको सब समझ आ गया हो. And all the best. Do well in your exam. And let's get through CDS. Okay. Take good care everyone. Bye bye.